Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to you all to your own Pupils Academy. सबसे पहले तो मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतने ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच. That video was all about introduction to partnership final accounts. I have tried my level best to keep the things as simple as possible. इसीलिए कीप वॉचिंग दैट वीडियो, कीप शेयरिंग टू द मैक्सिमम, क्योंकि बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स चाहे पार्टनरशिप फॉर्म का हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो या किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो, द बेसिक विल रिमेन द सेम. दैट वीडियो वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. तो उसी के सीक्वेंस में हम लोग आज ये सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस सेकंड वीडियो ऑल अबाउट? सो दिस सेकंड वीडियो इज ऑल अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंट्स. तो मजा तो आएगा ही, है ना? सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर नंबर 2 ऑन अगेन द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. लेकिन फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो अब सेकेंड वीडियो में क्या होगा? यस, अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है उनको मेरा नाम तो पता ही है. आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आज. तो उसके लिए क्वेश्चन में, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में दो चीजें दी होगी. फर्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस. हियर इन दिस क्वेश्चन द ट्रायल बैलेंस इज एज ऑन 31 मार्च 2019. यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1st April 2018 to 31st March 2019, and there are 24 items given in this trial balance. Next is क्या दिया होता है? Adjustments, यानी कि additional information. There are 6 adjustments and you all can see. छठवा जो adjustment है, अच्छे से नोट कर लो. श्रेयस and मृणाल are sharing profits and losses in the ratio 2:1. ये informative adjustment है. ये हम लोग को काम आएगा जब हम लोग को फाइनली नेट प्रॉफिट मिलेगा. वो नेट प्रॉफिट को हम लोग इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे. ये रेशियो है 2:1, यानी कि 2/3 एंड 1/3. लेट्स मूव ऑन टू दी सॉल्विंग टू दिस क्वेश्चन. जब भी आपके सामने ट्रायल बैलेंस होगा, जब भी आपके सामने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले जितने भी आइटम्स दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में, उनको आप मार्किंग करोगे. मार्किंग करने के बाद यू विल मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट्स. तो पहले देखते हैं किस तरह से इसमें मार्किंग होगा, क्योंकि जो भी whatever is given in the trial balance, all the items are subjected to be posted to their respective accounts. पोस्टिंग करना है तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए. सो फ्रॉम फर्स्ट वीडियो वी ऑल हैव कम टू नो अबाउट कौन सी आइटम कहां पर जाएगी, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, और बैलेंस शीट के असेट में या लायबिलिटीज में क्या आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस नाउ. ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम को हम लोग मार्किंग कर लेते हैं. मार्किंग करने के बाद हम लोग उसका आगे का प्रोसीजर देखेंगे. सबसे पहले क्या दिया है? यस, सबसे पहले दिया है परचेसेस. नाउ परचेसेस किस चीज से रिलेटेड होता है? यस, गुड्स से रिलेटेड होता है. और गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में. इसीलिए परचेसेस विल बी इनटू ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट आइटम गिवन इज बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल यानी क्या? तो दिस इज, हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में, आप ही के इसी साल के सिलेबस में, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर रिगार्डिंग बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. फिलहाल इतना समझना है कि कोई अपना कस्टमर है, उसको हम लोगों ने क्रेडिट पर गुड्स बेचा था, तो उसके पास से एक हमने बिल साइन करवा के लिया कि आफ्टर सर्टेन पीरियड यू विल बी पेइंग दिस अमाउंट टू मी. मतलब बिल्स रिसीवेबल यानी इस बिल का पैसा किसी के पास से हमको लेने का बाकी है, और मिलने वाला है यानी असेट, पे करने का है यानी लायबिलिटी. तो यहां पर मिलने वाला है तो कहां पर आएगा? असेट में. नेक्स्ट आइटम गिवन इज कमीशन. कमीशन यानी क्या? डेबिट साइड में कमीशन दिया तो इट इज कमीशन पेड. क्रेडिट साइड में कमीशन दिया तो इट इज कमीशन रिसीव.
यहां पर ये कमीशन पेड है। कमीशन हम किसके ऊपर देते हैं? तो जिन लोगों ने हमको हमारा मटेरियल्स, हमारा गुड्स बेच कर दिया है, उन लोगों को हम लोग कमीशन पे करते हैं। यानी दिस इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरीज यानी पगार। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सैलरी तो इनकम है, तो अब इनकम है तो वो तो इनकम में आएगा। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन एवर यू लुक एट द ट्रायल बैलेंस, उसके डेबिट बैलेंस में दो चीजें दी होगी, वन इज असेट एंड अनदर इज एक्सपेंस। व्हेन एवर यू लुक एट द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंसेस में आप देखोगे तो उसमें दो चीजें दी होगी, या तो इनकम दिया होगा या तो लायबिलिटीज दी होगी। तो डेबिट बैलेंस में कभी भी आपको इनकम नहीं दिया होगा। सेकेंड थिंग, सैलरी इनकम है, बट जिसको सैलरी मिल रहा है उसके लिए। हम बात कर रहे ऑर्गेनाइजेशन की, हम फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे प्यूपिल्स एकेडमी सैलरी रिसीव नहीं करता है, प्यूपिल्स एकेडमी कहीं पर जॉब पर नहीं जाता है। प्यूपिल्स एकेडमी में जो लोग जॉब पे आते हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लीनिंग करने के लिए, वो सबको प्यूपिल्स एकेडमी सैलरी पे करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। बट सैलरी क्या है? सैलरी इज एन एक्सपेंस विच इज पेड टू दी ऑफिस स्टाफ। सैलरी हम लोग ऑफिस के स्टाफ को पे करते हैं। अब ऑफिस से रिलेटेड यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, तो वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। इसमें ब्रैकेट में 9 मंथ्स दिया है, मतलब समझ जाने का, जब भी ट्रायल बैलेंस में कुछ ब्रैकेट में दिया होगा यानी कि वो हिडन एडजस्टमेंट है। बट फिलहाल इंश्योरेंस का घर क्या है? हम लोग को पोस्टिंग करना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। इंश्योरेंस इज नथिंग बट इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है। अब हमने ये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, डेबिट बैलेंस यानी वो पेमेंट है, एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस, ये पेमेंट किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं ऑफिस से, सो इट इज रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी खर्चा कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। यहां पर भी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। रेंट लिखा है तो वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, बट बराबर से देखो, देयर इज अ वर्ड प्रीपेड देयर। प्रीपेड वर्ड भी है वहां पर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड? मोबाइल में भी होता है ना, पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले आप उसको रिचार्ज करवाओ और उतना आप उसको यूज करो। पोस्ट पेड यानी हम लोग पहले यूज कर लेते फिर उसका बिल आता है। यहां पर प्रीपेड, पहले पे कर दिया। अकाउंटिंग टर्म्स में प्रीपेड उसी एक्सपेंस के लिए लिखा जा सकता है जिसका एक्सपेंस होगा नेक्स्ट ईयर का, लेकिन पे हमने ये साल में कर दिया होगा। सो दिस इज एन एक्सपेंस, दिस इज अ रेंट विच इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट्स का रूल है, जब भी आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप लोग करंट ईयर का ही एंट्रीज करोगे वहां पर। अब आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट ये साल में कर दिया, यानी कि पेमेंट तो कर दिया है, बट उसका रेंट यानी कि उसका जो सर्विस है वो आपको अगले साल मिलेगा। यानी इस चीज का सर्विस आपको अगले साल मिलने वाला है। और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कुछ भी मिलने वाला होगा तो क्या होगा? असेट। इसलिए प्रीपेड रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, डायरेक्टली आप उसको कहां पर लिखोगे? असेट्स में। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, डेटर्स यानी कौन? डेटर्स यानी तू मला माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर। जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं, उससे पैसा हमको लेना है। मतलब डेटर्स यानी वो कस्टमर्स जिन्होंने हमारे पास से क्रेडिट पर मटेरियल्स लिया है, क्रेडिट पर गुड्स लिया है और उससे हमको पैसा लेने का बाकी है, मतलब मिलने वाला है। बोलो मिलने वाला है तो किधर आएगा? असेट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट इज पोस्टेज। यूजुअली पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऐसा पूरा आता है। व्हाट इज दिस एक्सपेंस ऑल अबाउट? पोस्टेज एंड टेलीग्राम या पोस्टेज यानी कि हम बहुत सारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को लेटर्स भेजते हैं या डायरेक्टर्स को लेटर्स भेजते हैं, तो उन लेटर्स को भेजने में हम लोग को जो पोस्ट करने का या कुरियर करने का चार्जेस आता है, दैट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम। या रेवेन्यू स्टैम्प्स आप खरीदते हो, तो दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? यस, ऑफिस से रिलेटेड है। और ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो किधर आएगा? बोलो। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। आपका जमीन है, आपका बिल्डिंग है, क्या होगा आपका? Yes, it is our property. All the properties are posted to balance sheet asset side. Next is furniture. Again,
ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टीज कहां पर आता है? बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट अ वेरी डेंजरस वन, बैड डेट्स, जो कोई भी कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे बिजनेस में हो। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? बैड डेट्स मीन्स अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो पैसा डेटर्स के पास से आने वाला ही नहीं है, सामने वाले ने हाथ ऊपर कर दिया है, आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट नाउ, मैं बर्बाद हो गया हूं, लुट गया हूं, अब मैं कुछ पे नहीं कर पाऊंगा, मतलब हमारा पैसा डूब गया, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। मतलब ये अपना फायदा है कि नुकसान है? यस, इट इज अ लॉस। सारे लॉसेस को सीधा कहां पर लेके जाने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड। उसके बाद कैश एट बैंक भी दिया है, मतलब जो पैसा आपके कैश ड्रॉवर में पड़ा है वो आपका कैश इन हैंड, और जो अमाउंट आपका बैंक में रखा हुआ, बैंक में बैलेंस है, दैट इज योर कैश एट बैंक। चाहे ड्रॉवर में पैसा हो या बैंक में पैसा हो, है तो आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज कहां पर आता है? यस, वेरी गुड, असेट्स में। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों भी कहां पर आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट वन इज कैरेज इनवर्ड, और उसके बाद कैरेज आउटवर्ड भी दिया है। यूजुअली पहले तो ये समझते कैरेज यानी क्या, तो मैं इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स को बताता हूं। कैरेज यानी ट्रक का भाड़ा, यानी कि जो भी मटेरियल्स या गुड्स हम लोग खरीदते या बेचते, उसमें खरीदने के लिए सप्लायर के पास से हमारे पास ऐसे उड़ के तो नहीं आता है, डेफिनेटली वो किसी टेम्पो में या ट्रक में भर के आता है। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस उसने लिया, ट्रक वाले ने, टेम्पो वाले ने, दैट चार्जेस आर कॉल्ड एज कैरेज। अब खरीदने पर हमने कैरेज पे किया तो दैट इज कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड्स। हमने माल डिस्पैच किया, उस पर हमने अगर कैरेज पे किया तो दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को मिस इंटरप्रेट करते हैं। कैरेज इनवर्ड को डेबिट बैलेंसेस में लिख देते हैं, कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट बैलेंसेस में लिख देते हैं, लेकिन बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। खरीदने पर कैरेज पे किया है, बेचने पर भी कैरेज हमने पे ही किया है। गुड्स बिक रहा है बट उसके लिए कैरेज, जो ट्रक का भाड़ा है, वो हमने पे किया है। नाउ परचेस के ऊपर जो हमने कैरेज पे किया वो कहां पर आएगा? तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम खरीदी क्या करते हैं? यस, हम खरीदी करेंगे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आकर कहां पर जाएगा? सीधा फैक्ट्री में। अब जो फैक्ट्री में गया, मतलब ये एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसीलिए कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और कैरेज आउटवर्ड यानी जो गुड्स हमने बेचा है, डिस्पैच किया है, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकल गया, फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो वो सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक बात याद रखो, ऑन परचेसेस कुछ भी होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऑन सेल्स कुछ भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जैसे कैरेज इनवर्ड ऑन परचेसेस यानी ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड्स ऑन सेल्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम वे रॉयल्टी ऑन परचेसेस, रॉयल्टी ऑन सेल्स ऐसा दिया होगा तो ऑन परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बहुत बार कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स दोनों नहीं दिया रहता है, सिर्फ कैरेज दिया होता है। तो whenever there is only carriage given in the trial balance, at that time you will consider only carriage means carriage inwards, वो on purchases ही है, यानी कि सिर्फ कैरेज दिया रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज स्टॉक। और ब्रैकेट में उन्होंने डेट दिया है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 यानी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये साल का बिगिनिंग है। अब साल के बिगिनिंग का स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट आइटम इज वेजेस, ये भी पगार है, सैलरी है, बट दिस इज सैलरी टू हुम? सैलरीज दिया होगा तो दैट इज सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, वेजेस दिया होगा तो दैट इज wages which is paid to the factory workers। फैक्ट्री वर्कर को पे किया यानी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। तो बोलो फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आइटम वाज रिटर्न्स। आई मूव ऑन टू डायरेक्टली वेजेस। पहले रिटर्न्स है। अब रिटर्न, दो रिटर्न्स हो सकता है, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न। परचेसेस कहां पर दिया होता है? डेबिट बैलेंसेस में।
तो परचेस का रिटर्न कहां पर होगा? क्रेडिट बैलेंसेस में। सेल्स दिया होता है क्रेडिट बैलेंसेस में, तो सेल्स का रिटर्न कहां दिया होगा? डेबिट बैलेंसेस में। यानी कि डेबिट बैलेंसेस में जो भी रिटर्न्स दिया होगा वो हमेशा क्या होगा? सेल्स रिटर्न, यानी कि वो हम लोग माइनस करेंगे सेल्स में से। और वेजेस का ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया, वेजेस आर पेमेंट टू वर्कर्स, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेट्स मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस साइड। डेबिट बैलेंसेस का सारा आइटम्स हम लोगों ने मार्किंग कर दिया है। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले दिया है कैपिटल्स, श्रेयस और मृणाल का। कैपिटल का हम लोग अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले। चाहे फाइनल अकाउंट्स हो या कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन में जो भी आइटम दिया है उसका अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा। अब ये क्रेडिट बैलेंसेस में है, इसलिए आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखोगे? यस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। नेक्स्ट दिया है सेल्स। सेल्स भी गुड्स का होता है, गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल था, यानी वो बिल का पैसा हमको मिलने वाला था, वैसे ये बिल्स पेएबल है, यानी ये बिल का पैसा देना है और पे करने का है, तो वो क्या रहेगा? अपना लायबिलिटी। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स यानी जिससे पैसा हम मांग रहे हैं, तो क्रेडिटर्स यानी जिसको पैसा पे करने का है, और पे करने का है तो क्या आएगा? यस, लायबिलिटीज। वापस से रिटर्न्स आया, बोलो बोलो ये कौन सा रिटर्न्स होगा? क्रेडिट साइड का रिटर्न है, यानी वो डेबिट साइड वाले आइटम का रिटर्न होगा, यानी वो परचेस का रिटर्न होगा। सो दिस इज पीआर, यानी कि परचेस रिटर्न विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप क्रेडिट से कोई चीज डेबिट में लेके गए या डेबिट से कोई चीज क्रेडिट में लेके गए तो इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस। एंड द लास्ट आइटम गिवन इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। द आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगेन मिस इंटरप्रेट मत करना, वेजेस बोल के डायरेक्टली ट्रेडिंग में मत लिखना। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, बाकी है वेजेस। वेजेस मतलब वर्कर का पगार। बोलो वर्कर का पगार मिलने का बाकी होगा हमको या हमने पे करने का बाकी होगा? यस, ये हमने पे करने का बाकी है। और बोलो पे करने का बाकी है तो लायबिलिटीज। दिस इज हाउ यू विल बी मार्किंग डाउन ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। यूजुअली 15 मार्क्स का अगर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है तो 15 to 16 आइटम्स दिया होता है। मुझे यहाँ पर ज्यादा कवर करना था, इसलिए मैंने 24 आइटम्स का क्वेश्चन लिया है। 15 to 16 आइटम्स अगर दिया होगा तो आपको 7 to 8 मार्क्स सिर्फ पोस्टिंग का मिल जाएगा, है ना? वेरी सिंपल। आफ्टर मार्किंग डाउन द ट्रायल बैलेंस, अभी हम लोग मूव ऑन होंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इंश्योरेंस में ब्रैकेट में 9 मंथ्स दिया है, यानी कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और जब भी कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो एक एक करके जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग हिडन एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, मतलब अब भी फिलहाल एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स हम लोग कहीं ना कहीं लिख देंगे। वो लिखने के बाद हम लोग मार्किंग करेंगे कि कौन से आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब उनके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम लोग उनको डॉट करके रखेंगे, मार्क करके रखेंगे। यानी क्या? उनको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग पोस्टिंग कर देंगे जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, क्लासरूम में जिसने भी मस्ती किया उसको पहले घर पे जाने मिलता है क्या? नहीं, पहले जो इनोसेंट रहते उनको घर पे भेज देते। तो जिन्होंने भी मस्ती किया उनको पहले घर पे जाने देने का नहीं, उनको ऐसे ही रखने का। हम लोग उनको लास्ट में सॉल्व करेंगे। बट ऑलवेज हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन फर्स्ट। एंटायर क्वेश्चन यानी सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी पूरी तरह से आप रीड करो, क्योंकि बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना हाई लेवल पे नहीं पूछूंगा, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके जब नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आएंगे तो उसमें किसी एक ही आइटम के ऊपर 2 या 3 एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। इसीलिए पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, मार्किंग कर लो, ट्रायल बैलेंस को भी मार्किंग कर लो, एडजस्टमेंट्स को भी मार्किंग कर लो कि उसमें क्या किधर आएगा, और उसको मार्किंग करने के बाद उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो मार्किंग करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको हम डॉट कर देंगे, वो अगर हम ट्रायल बैलेंस में वो आइटम है तो उसको पहले घर पे जाने देंगे नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो पहले बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। कभी कभी कोई ऐसे आइटम्स आ जाते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन आपको एज अ वर्किंग नोट बताना पड़ेगा बाय रूल। बिकॉज
दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो अभी वर्किंग नोट के हिसाब से क्या है, चलो पीछे वापस जाते हैं। इंश्योरेंस का 9,000 रुपीज दिया है, विच इज अमाउंट पेड फॉर 9 months। अब हम लोग फिर से देखते हैं, चलो ट्रायल बैलेंस इज एज ऑन 31 मार्च 2019। तो मैंने पहले ही बताया आपको करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है, करंट ईयर यानी 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? यस 12 months, लेकिन ये तो पेमेंट 9 months का ही किया है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आई विल राइट इज इंश्योरेंस इज पेड ₹9,000, जो 9,000 सिर्फ 9 months के लिए है, लेकिन साल में तो 12 महीने होते हैं, यानी कि हेंस इंश्योरेंस इज आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। तो अभी हम लोग को वो अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? तो देयरफॉर 9,000 इज द अमाउंट फॉर 9 months, देन व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर 3 months? तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देख लो आप, 9,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 और 9,000 को अगर आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा ऊपर? 1,000, बिकॉज 9 ones are 9 and 3 zeros will be as it is। तो 1,000 इंटू 3 आया, तो आपका अमाउंट कितना आएगा? 3,000। सो 3 months का अमाउंट आपका आया 3,000 रुपीज, यानी कि इट मीन्स इंश्योरेंस इज आउटस्टैंडिंग फॉर ₹3,000 फॉर 3 months। और आउटस्टैंडिंग का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, यहां पर आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हमने ट्रायल बैलेंस से एक इफेक्ट देखा है, बट बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट इट विल हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो इसका 2 इफेक्ट्स क्या होगा बताओ? एनी गेसेस? आउटस्टैंडिंग यानी क्या? यस, आउटस्टैंडिंग यानी कि बाकी है। अब ये इंश्योरेंस का पेमेंट है, यानी कि एक्सपेंस है। इट मींस दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी पे करने का बाकी है। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का रूल ये बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 2 कॉलम दिया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस में भी था इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। जब भी किसी भी फॉर्मेट में इनर कॉलम और आउटर कॉलम दोनों दिया होगा, तो इनर कॉलम क्या बताता है? तो उसमें आपको सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। कुछ भी प्लस या कुछ भी माइनस होगा तो आप इनर कॉलम में लिखोगे, और उसका फाइनल फिगर आप किधर लिखोगे? आउटर कॉलम में। अब यहां पर 9,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, इट इज फॉर 9 months। 3,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 months। तो आपको 12 महीने का रिकॉर्डिंग अगर करना है, तो ये जो 3 months का अमाउंट है विच इज आउटस्टैंडिंग बाकी है, वो हम लोग 9,000 में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? 9 months से 12 months के फिगर तक जाना है, तो 9 months की फिगर में 9,000 में आप 3,000 प्लस करोगे कि माइनस करोगे? यस, आप क्या करोगे? प्लस, क्योंकि ये 3 months का जो 3,000 है वो पे नहीं हुआ है, बट इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल ये बोलता है कि वॉट एवर इज देयर इन आउटर कॉलम, जो भी आप आउटर कॉलम में दिखा रहे हो, लिख रहे हो, वो हमेशा ये साल के पूरे 12 महीने से रिलेटेड होना चाहिए। पूरे 12 महीने से रिलेटेड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 months का 3,000 रुपीज उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा याद रखो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। बोलो बोलो, क्या याद रखने का है? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, इफ यू सी द इफेक्ट्स ऑफ दिस, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में वो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वो ऐड होगा। अब ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऐड इन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का घर किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि बाकी है। बोलो, ये मिलने का बाकी है कि पे करने का बाकी है? यस, वेरी गुड, ये एक्सपेंस है, यानी कि पे करने का बाकी है, और पे करने का बाकी है तो किधर आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बोलो बोलो, 2 इफेक्ट्स क्या आएगा? ऐड इन इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड विल बी द सेकंड इफेक्ट। क्या इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है? यस, यानी हम इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को इफेक्ट देते वक्त ट्रायल बैलेंस से कुछ तो लेने वाले। कौन सा अमाउंट लेने वाले? इंश्योरेंस का। यानी कि इंश्योरेंस ने मस्ती किया यहाँ पर, उसको पहले घर पे जाने देंगे नहीं, तो उसको डॉट करके रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन। हिडन एडजस्टमेंट ये एक ही था, अब सारे एक्चुअली जो एडजस्टमेंट्स में दिया है, जिसमें पहला था क्लोजिंग स्टॉक। चलो बताओ, स्टॉक किस चीज का होता है? यस, गुड्स का स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक यानी जो साल के एंड में गुड्स का स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा,
वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक गुड्स से रिलेटेड है। Whenever we are talking about the effects, गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो पहले किधर आएगा? यस, आप सभी को याद है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओपनिंग स्टॉक यानी साल के बिगिनिंग का स्टॉक पिछले साल से ये साल में आया, इसलिए वो डेबिट साइड आता है। क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के एंड का स्टॉक, साल के एंड का स्टॉक यानी ये साल के एंड से अगले साल में वो फॉरवर्ड होगा। अब ये साल से अगले साल में जाएगा, गया तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? अभी बोलो। स्टॉक साल के एंड में, अब साल के एंड में आपके पास जो कुछ भी पड़ा है, चाहे वो गुड्स का स्टॉक हो, चाहे छोटे मोटे स्टेशनरी का स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज योर असेट, आपका प्रॉपर्टी है, वो आप कभी भी उसको बेच सकते हो। इसीलिए सेकेंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी बैलेंस शीट असेट साइड। तो इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो हमने यहां पर इस एडजस्टमेंट के लिए ट्रायल बैलेंस से कुछ भी नहीं लिया है, दैट इज वाई कुछ भी वहां पर डॉट आएगा ही नहीं। So let us move on to the second adjustment of additional information. Actually हम थर्ड देख रहे हैं, which is outstanding expenses. इसमें दो चीजें दी है, सैलरीज और कमीशन। ऑलरेडी हमने इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट देख लिया है। चलो पहले सैलरी का देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग यानी क्या? आउटस्टैंडिंग यानी अमाउंट विच इज पेएबल या अमाउंट विच इज नॉट येट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, है ये साल से रिलेटेड लेकिन पे हमने नहीं किया है। तो अब हम इसका इफेक्ट कैसे देंगे? सो इफेक्ट्स के लिए फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग का। तो बोलो सैलरीज आउटस्टैंडिंग में फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? यस, ऑलरेडी हमने आउटस्टैंडिंग का देखा है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? यस, ऐड होता है। ऐड किस में? उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सैलरीज में ऐड होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऐड इन सैलरीज, किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट किधर था? याद करो। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है। बोलो मिलने का बाकी है कि पे करने का बाकी है? यस, सैलरीज एंड एक्सपेंस यानी कि पे करने का बाकी है। बोलो पे करने का बाकी है तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंड इन द सेम मैनर हम लोग यही चीज सेम करेंगे कमीशन आउटस्टैंडिंग के लिए। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट हमेशा क्या होगा? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होगा, यानी कमीशन आउटस्टैंडिंग है तो कमीशन में ऐड होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखो ऑलरेडी इंश्योरेंस ने मस्ती किया था, उसको डॉट कर दिया। इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में दो लोग थे जिन्होंने मस्ती किया, सैलरीज और कमीशन। चलो फिर उनको भी डॉट कर देते, उनको भी पहले घर पे जाने देना नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तीसरा एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन यानी क्या? यस, डेप्रिसिएशन यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, ऐसे सब जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना यानी असेट के वैल्यू को कम करना। तो मुझे बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? असेट का वैल्यू कम होना, यानी कि हम असेट्स में यानी फिक्स असेट में हम लोग इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? यस, वेरी गुड। फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट। यहां पर असेट कौन सा है? फर्नीचर। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा सॉरी, फर्नीचर में से माइनस होगा, और फर्नीचर का घर कहां पर है? बैलेंस शीट असेट साइड। अब असेट में से माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? बोलो अगर आपका असेट का वैल्यू कम होगा तो आपको मजा आएगा कि दुख होगा? यस, दुख होगा। फायदा होगा कि नुकसान हुआ आपका? और सारा नुकसान, सारा दुख आप कहां पर लेके जाते हो? सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहां पर इस एडजस्टमेंट में फर्नीचर हम ट्रायल बैलेंस से लेंगे, इसीलिए इंश्योरेंस इसने मस्ती किया, इसको नहीं जाने देंगे। फिर क्या आया था? सैलरीज। फिर क्या आया था? कमीशन। और अब हम इसको मार्क करेंगे फर्नीचर को। इन लोगों को पहले घर पे जाने देना नहीं है। यहां तक आप सभी को क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज राइट ऑफ ₹1200 एज बैड डेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? जब ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आया था तब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बैड डेट्स मींस द अमाउंट व्हिच इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी
हमारे जो कस्टमर्स है जिनके पास से हमको पैसा लेना है, उन लोग में से किसी ने बोल दिया कि हम ये पैसा देने वाले नहीं हैं, पैसा डूब गया। Now, what is the difference between the bad debts given in the trial balance and this bad debts which is given in the adjustment? ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको बैड डेट्स दिया होगा तो उसको हम बैड डेट्स करके लिखते हैं, और एडजस्टमेंट में जब भी आपको बैड डेट्स दिया होगा तो हम उसको फर्दर बैड डेट्स करके लिखते हैं। क्यों ऐसा? तो ड्यूरिंग द ईयर अगर हमको कंफर्म हो गया कि ये डेटा से उनके पास से पैसा नहीं आने वाला, उन्होंने कंफर्म बोल दिया कि वी आर नाउ इंसॉल्वेंट, हमारे पास कुछ नहीं है पे करने के लिए। अब ड्यूरिंग द ईयर वो बैड डेट्स हो गया था तो वो तो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है। फिर 31 मार्च आ गया तो हम बोलते हैं सारे कस्टमर्स को, चलो 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 जल्दी जल्दी पैसा दे दो, साल एंड हो गया तो हमको क्लोज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद अगर कोई बोलता है कि अब हम लोग पैसा देने वाले नहीं है, तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में आया ही नहीं, तो वो कहां पर आता है? एडजस्टमेंट। लेकिन अगर समझो ड्यूरिंग द ईयर आपका 1000 रुपए का बैड डेट्स हो गया था, साल के एंड में आपको पता चला कि 2400 का और नुकसान हो गया, तो आपका 1000 एंड 2400 ये नुकसान टोटल 3400 हो गया, ये सिर्फ 2400 ही हुआ। यस, वेरी गुड। वो 1000 अलग ही था, ये 2400 अलग ही है, यानी कि जो ऑलरेडी आपको 1000 रुपीज का लॉस हुआ था उसमें ये और भी लॉस हो गया, इसीलिए एडजस्टमेंट के बैड डेट्स को बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। ओके, नाउ इसका इफेक्ट्स क्या आएगा? बैड डेट्स हो या फर्दर बैड डेट्स हो, किससे रिलेटेड है वो? यस, डेटा से रिलेटेड है। अब ये जो अमाउंट है वो डेटर्स के पास से हमको मिलने वाला नहीं है। अब नहीं मिलने वाला है तो हमारा नुकसान है। बोलो, वो हम डेटर्स में ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट विल बी लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। हम डेटर्स में से माइनस करेंगे कि वो हमारा डूब गया पैसा, तो उतना डेटर्स हम कम मानकर चलेंगे। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और डेटर्स का घर कहां पर है? बैलेंस शीट असेट साइड। व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? ऑलरेडी हमने देखा 1000 का ऑलरेडी समझो नुकसान हुआ था, उसमें ये 2400 का और भी नुकसान, यानी नुकसान में नुकसान क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसीलिए सेकंड इफेक्ट ऑफ फर्दर बैड डेट्स विल बी ऐड इन ओरिजिनल बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। और ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को हम कहां पर इफेक्ट देने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ये हो गया दो इफेक्ट्स फर्दर बैड डेट्स का। अब इसमें दोनों आइटम्स हमने यूज किया है ट्रायल बैलेंस से, एक डेटर्स यूज किया है और दूसरा बैड डेट्स, इसीलिए उसको भी मार्किंग कर देंगे। तो पहले रिकॉल करते हैं कौन से आइटम्स है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उनको पहले घर पे जाने देना नहीं है। बोलो, पहले क्या था? इंश्योरेंस, फिर क्या आया? सैलरीज, फिर किसके ऊपर एडजस्टमेंट आया? कमीशन, फिर आया फर्नीचर पे, और अब डेटर्स एंड बैड डेट्स पे एडजस्टमेंट आया। ये 5 लोगों को हम, ये 6 लोगों को हम पहले घर पे जाने देंगे नहीं। 5 फ्रॉम एडजस्टमेंट्स एंड 1 फ्रॉम हिडन एडजस्टमेंट। लेकिन एडजस्टमेंट्स खत्म नहीं हुए, वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर, दैट इज द लास्ट वन। क्यों ये लास्ट वन? क्योंकि इसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट था मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट। इसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। तो ये सॉल्व करने के लिए लास्ट एडजस्टमेंट है, विच इज goods of rupees 5000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 2000 only। तो अब इसको कैसे इफेक्ट देंगे? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस से कुछ भी आप पोस्टिंग करोगे तो इट विल हैव वन एंड ओनली वन इफेक्ट, और अगर आप एडजस्टमेंट से कुछ भी इफेक्ट देते हो तो इट विल हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। मैंने मिनिमम वर्ड यूज किया, मतलब सिर्फ 2 इफेक्ट्स हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी 3 इफेक्ट्स भी आता है, कभी कभी 4 इफेक्ट्स भी होता है किसी किसी एडजस्टमेंट्स का। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका 3 इफेक्ट्स आने वाला है। लेकिन एक बात का याद रखना, ध्यान रखना कि इफेक्ट 3 हो, 4 हो या कितने भी हो, जितने रुपए का आपने डेबिट इफेक्ट दिया है उतने ही रुपए का आपका, उतने ही अमाउंट का आपका क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहां पर अब इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे देंगे। पहली बात, गुड्स जल गया है 5000 का, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम कहां पर लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो बोलो गुड्स जल आया बोलेंगे या जल गया बोलेंगे? यस, जल गया, यानी गुड्स गया, और गुड्स गया यानी क्रेडिट साइड आएगा। इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और कैसे लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड बाय करके लिखते हैं। बाय क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ₹5,000, क्योंकि गुड्स जला है 5,000 का। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट सेज दैट इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम ये 5,000 के आपके लॉस के सामने हम आपको 2,000 रुपीज देंगे। अब 5,000 के सामने हमको तो मिल रहा है 2,000। इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा ही होता है, वो पूरा अमाउंट हमको नहीं देता है। हियर इंश्योरेंस कंपनी हमको दे रहा है 2,000 रुपीज, जो भी दे रहा है, जो मिला वो भगवान का प्रसाद समझकर ले लेने का। दिया नहीं अभी तक, देने वाले है वो, क्लेम एडमिट किया है, मतलब ये 2,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से हमको रिसीवेबल है। और बोलो मिलने वाला रहेगा तो कहां पर आएगा? यस, सेकंड इफेक्ट 2,000 का आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। कैसे लिखेंगे हम लोग उसको? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अब 5,000 का गुड्स जला, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हम आपको 2,000 रुपया देंगे, मतलब हमको नुकसान कितना हुआ? नहीं 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 नहीं, 5,000 का नुकसान नहीं हुआ, हमको एक्चुअल नुकसान हुआ 3,000 का, क्योंकि 5,000 का गुड्स भले जला है बट 2,000 हमको मिलने वाला है। यानी एक्चुअल लॉस, इस आग लगने की वजह से एक्चुअली लॉस कितना हुआ? 3,000 रुपीज का। तो ये 3,000 लॉस, सारे लॉसेस हम लोग कहां पर लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और वहां हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां पर लिखेंगे टू, क्या? टू लॉस बाय फायर। तो यहां पर देखो 3 इफेक्ट्स तो है, बट चेक इट आउट। फर्स्ट इफेक्ट है 5,000 का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि ये 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड 2,000 रुपीज का, यानी 2,000 का ये डेबिट इफेक्ट हुआ। और तीसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 3,000 रुपीज का, ये भी डेबिट इफेक्ट हुआ। दोनों डेबिट इफेक्ट को आप अगर क्लब करोगे, यानी 2,000 का डेबिट इफेक्ट और 3,000 का डेबिट इफेक्ट, डेबिट डेबिट प्लस करोगे तो टोटल कितने का इफेक्ट हुआ? टोटल 5,000 का डेबिट इफेक्ट हुआ, यानी कि 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट और 5,000 का डेबिट इफेक्ट। इवन आफ्टर गिविंग 3 इफेक्ट्स यू हैव गिवन 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट एंड 5,000 का डेबिट इफेक्ट, यानी कि फाइनली आपका बैलेंस शीट अपने आप अच्छे से टैली हो जाएगा। अब यहां पर हमने सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लिया। जब हम लोग ये सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जब आप एडजस्टमेंट्स पढ़ के समझोगे, उस टाइम पर जो मैंने हर एक एडजस्टमेंट के लिए इफेक्ट्स लिखा है ना, वो आप वहीं पर एडजस्टमेंट्स के एंड में लिखते जाओगे। क्लोजिंग स्टॉक का लिखा तो आप उधर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, लिखते जाओ। और लिखते लिखते आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया है कि किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। तो देखो ये 6 चीजें है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। इन 6 चीजों को हम पहले ट्रांसफर करेंगे नहीं, पहले सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलो, जो इनोसेंट लोग हैं जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, उसको फटाफट अपने अपने घर पे भेज देते हैं, यानी कि पहले हम लोग वो चीजों को का पोस्टिंग कर देते हैं जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहला दिया है परचेसेस। अब परचेसेस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पे कोई डॉट नहीं है, यानी एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले सबसे ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक, इसलिए बिफोर वी मूव ऑन टू परचेसेस, चलो देखते हैं। हाँ ये रहा स्टॉक कहां पर है, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। तो चलो इसका पोस्टिंग पहले कर देते हैं। किधर पोस्टिंग करना है हम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें डेबिट से कोई भी चीज उठाई तो हम डेबिट साइड ही लिखने वाले हैं, और डेबिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट था? 22,500। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं परचेसेस की तरफ, और देखो इसका अमाउंट कितना है? 37,800। तो चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखेंगे परचेसेस, जिसका अमाउंट है 37,800। अरे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपने आउटर कॉलम में लिख दिया, परचेसेस का अमाउंट आप इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमको मालूम है जब हम लोग मार्किंग कर रहे थे, मार्कडाउन कर रहे थे, तब हमको पता है कि परचेसेस डेबिट बैलेंस में दिया है, उसके सामने यानी क्रेडिट बैलेंस है, देखो रिटर्न्स करके दिया है, जिसको हमने ऑलरेडी मार्किंग किया है, इट इज परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होता है? परचेस में से लेस होता है। तो चलो उसको परचेस में से लेस करते हैं, तो परचेस में से आएगा लेस रिटर्न्स, और उसका अमाउंट कितना था? 1,800 रुपीज। तो बोलो 37,800 में से 1,800 आप माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 36,000। ये हो गया इफेक्ट्स। जिसने भी मस्ती नहीं किया उनको अपने अपने घर पे हम भेज रहे। चलो नेक्स्ट आइटम देखो, जो जो हम इफेक्ट्स देते जा रहे हैं उसको हम कट करते जा रहे हैं, एक एक करके, ऐसे एक एक आइटम, ताकि रिपीट एंट्री ना हो जाए, मिस्टेक ना हो, डबल एंट्री ना हो, एक ही चीज का 2 बार एंट्री ना हो जाए। चलो नेक्स्ट आइटम, आफ्टर परचेस क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल का घर क्या है? यस, बैलेंस शीट असेट साइड।
तो असेट साइड हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल ₹8,000। अरे इसको इतना नीचे क्यों लिखा है? तो मेरे फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट के असेट साइड में सबसे पहले मैं फिक्स असेट को रिकॉर्ड करूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा और फिर जाके मैं करंट असेट्स को रिकॉर्ड करूंगा। और बिल्स रिसीवेबल इज वन ऑफ आवर करंट असेट्स, इसलिए थोड़ा नीचे रिकॉर्ड करूंगा उसको। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सबसे ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट आइटम क्या है? हो कमीशन, सैलरीज, इंश्योरेंस। बाबा इन्होंने मस्ती किया है, इनको पहले घर पे जाने देंगे नहीं, यानी हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या दिया है? यस, प्रीपेड रेंट। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीपेड रेंट कहां पर आने वाला है? बैलेंस शीट के असेट साइड। तो असेट साइड में हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट ₹3,000। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स, इसमें भी डॉट है, इसको भी अभी हम लोग घर पे जाने देंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्या है? पोस्टेज। बोलो पोस्टेज का घर कहां पर है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये पहले से लिख के रखा है, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पहले लिख के ही रखने का। तो बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड आरडीडी। क्यों लिख के रखेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब फर्दर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आएगा तब। तो इसको जाने दो, अभी फिलहाल हम पोस्टेज को पोस्टिंग करेंगे। टू पोस्टेज एंड द अमाउंट विल बी ₹1,700। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का घर क्या है? असेट। बिकॉज इट इज अ फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग में असेट में सबसे ऊपर लिखूंगा। कितना अमाउंट दिया था उसका? 17,300। एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करते जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट फर्नीचर और बेड डेट्स। देखो उधर डॉट है, यानी इनको पहले घर पे जाने देना नहीं है। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड, इट इज आवर असेट। तो असेट साइड में आएगा कैश इन हैंड, अमाउंट इज 4,500। फिर उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, तुरंत कैश इन हैंड के बाद आएगा कैश एट बैंक, अमाउंट विल बी 16,000। एक एक करके पोस्टिंग करते जाना है फटाफट फटाफट, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज इनवर्ड पे भी कोई डॉट नहीं है, यानी उसको भी डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। कैरेज इनवर्ड कहां पर आने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू कैरेज इनवर्ड ₹800। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड्स, और कैरेज आउटवर्ड का घर कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उधर लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड 1,700। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अमाउंट सेम हो सकता है। नेक्स्ट देखो जो जो होते जा रहा है उसको हम कट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न्स। अब ये रिटर्न किसका है? बाजू में ही लिखा है सेल्स का रिटर्न है। तो पहले हम लोग को सेल्स का अमाउंट देखना पड़ेगा, पहले हम लोग को सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स जो दिया था अमाउंट 66,700 लिखेंगे हम लोग। चलो सेल्स का रिटर्न्स वापस से देखते हैं, कितना रिटर्न्स दिया है? 1,200। तो बाय सेल्स में से लेस रिटर्न्स आएगा 1,200। तो आउटर कॉलम में बोलो 66,700 माइनस 1,200, आउटर कॉलम में कितना आएगा? यस वेरी गुड, 65,500। बहुत अच्छे से आप लोग रिकॉर्डिंग करते जा रहे हो, पोस्टिंग करते जा रहे हो। नेक्स्ट इज वेजेस। बोलो वेजेस का घर कहां पर है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस किधर आएगा? डेबिट से, तो डेबिट में आएगा। यस, यू विल राइट टू वेजेस, अमाउंट विल बी 3,100। डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग होगा जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था। नाउ लेट्स मूव टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट में सबसे पहले दिया है कैपिटल्स, जिसका हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, और उसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने वाले हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो श्रेयस का कितना अमाउंट था? 35,000, और मृणाल का कितना अमाउंट था? 20,000। नेक्स्ट इज, देखो ये कट हो गया, सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। पेएबल यानी लायबिलिटी, और लायबिलिटी में बिल्स पेएबल थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि पहले कैपिटल, फिर फिक्स लायबिलिटी, और फिर हम लोग बिल्स पेएबल रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना दिया था? 6,500। वेरी इजी। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग रिकॉर्ड वहीं पर करेंगे बिल्स पेएबल के बाद, अमाउंट विल बी 48,900। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका भी घर कहां पर है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, विच इज 1,600 रुपीज। ये हम लोगों ने सारी चीजों को इफेक्ट दे दिया। किसका?
ट्रायल बैलेंस की वो चीजों का जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो चलो अब एक एक करके उनको छोड़ते, उनको अपने अपने घर पे जाने देते जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है। ऐसे ही थोड़ी घर पे जाने देंगे, क्या करेंगे हम लोग, उनको कुछ पनिशमेंट तो देंगे। यानी कि एक एक करके अब उन आइटम्स का हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट किसके ऊपर था, इंश्योरेंस के ऊपर, जिसका 9000 है। देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 9000 इज फॉर 9 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का 3000 इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट किधर आएगा, एड इन दैट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। यहां पर एक्सपेंस क्या है, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का घर किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस, उसका अमाउंट कितना था, 9000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया था। फिर एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना आया, 3000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हमने मेहनत करके वो अमाउंट निकाला है भाई। तो वर्किंग नोट नंबर 1 से हमको पता चला कि आउटस्टैंडिंग का 3000 रुपीज था, तो उसका टोटल अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 12000। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। चलो चेक करते हैं ये फर्स्ट इफेक्ट क्या है, डेबिट इफेक्ट है कि क्रेडिट इफेक्ट है। डेबिट में कोई चीज प्लस हुआ यानी कि वो डेबिट इफेक्ट दिया हमने, तो दिस इज फर्स्ट इफेक्ट विच इज डेबिट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या था, सेकंड इफेक्ट था बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस और अमाउंट था 3000। ये सेकंड इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज में लिखा यानी ये क्रेडिट इफेक्ट है। एक इफेक्ट हुआ वहां पर इंश्योरेंस में प्लस यानी डेबिट इफेक्ट, ये एक सेकंड इफेक्ट हुआ क्रेडिट इफेक्ट। तो हमेशा इफेक्ट्स देने के बाद चेक करने का, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट हुआ कि नहीं, इसमें तो हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस किया था यानी वो डेबिट इफेक्ट हुआ था। यहां पर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा यानी ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ है। 1 डेबिट 1 क्रेडिट, तो आपका बैलेंस शीट क्या होगा, टैली होगा। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस हो गया, देखो उसको कट भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट्स, बोलो अभी तो नींद में उठाकर भी पूछा तो मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए। 2 इफेक्ट्स क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो चलो पहला इफेक्ट देते हैं विच इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के एंड का स्टॉक है ना, तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपीज। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना। बोलो दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब जाएंगे हम बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक है ना तो सबसे लास्ट में लिखने का उसको, लास्ट में हम लोग लिखेंगे असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 30,000। वापस से रिकॉल करो, पहला इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी वो क्रेडिट इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट के असेट साइड यानी कि ये डेबिट इफेक्ट हुआ। असेट में इफेक्ट देना यानी डेबिट इफेक्ट। 1 क्रेडिट 1 डेबिट, बैलेंस शीट क्या होगा, अपने आप टैली होगा। वेरी गुड। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें पहला था सैलरीज आउटस्टैंडिंग। इसमें कितने अमाउंट का इफेक्ट देना है, दो 1200 का इफेक्ट देना है। बोलो पहला इफेक्ट क्या था, यस एड इन सैलरीज, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लेकिन कितने अमाउंट को लेकर जाएंगे वहां पर, यस 6000 को लेकर जाएंगे पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा टू सैलरीज, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट 6000, पहले ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लेंगे। फिर एडजस्टमेंट में कितना दिया था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1200, ऐड होगा तो उसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। 6000 प्लस 1200, आउटर कॉलम में कितना आएगा 7200। ये हुआ पहला इफेक्ट। क्या है इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में प्लस हुआ है। बोलो डेबिट में प्लस हुआ यानी डेबिट इफेक्ट हुआ। देखते हैं दूसरा क्रेडिट इफेक्ट हुआ कि नहीं। अब सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके लिखते, अरे इसमें एक्सपेंस क्यों लिखा, हमको पता है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में 2 चीजों का के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, एक सैलरीज और दूसरा कमीशन। तो हम कॉमन हेड देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, और उसमें पहले लिखेंगे सैलरीज, जिसका अमाउंट अभी हम लोग फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कमीशन भी आने वाला है। अब लायबिलिटीज में इसका इफेक्ट दिया यानी ये कौन सा इफेक्ट हुआ, यस क्रेडिट इफेक्ट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस हुआ था यानी डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटीज में लिखा यानी क्रेडिट इफेक्ट।
1 डेबिट 1 क्रेडिट टैली. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग कमीशन. अब कमीशन कितना आउटस्टैंडिंग है? 400 रुपीज. फर्स्ट इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इफेक्ट है कमीशन में ऐड करो, और वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. कितने अमाउंट का कमीशन है? तो वो है ट्रायल बैलेंस में दिया है 2400. आउटस्टैंडिंग का 400 है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का अमाउंट पहले लेंगे हम लोग. तो जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में 2 कमीशन करके लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आएगा, यानी कि 2400. एडजस्टमेंट का कितना अमाउंट था? 400 था. वो हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करके ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 400 रुपीज. तो बोलो 2400 में 400 ऐड करोगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 2800. एकदम फटाफट आंसर दे रहे हो आप. नाउ सेकंड इफेक्ट पहले देखते हैं. ये इफेक्ट कौन सा हुआ? डेबिट में प्लस हुआ, यानी ये डेबिट इफेक्ट हुआ. नाउ सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये पे करने का बाकी है. पे करने का बाकी है तो लायबिलिटी. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में ऑलरेडी हमने लिख के रखा है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेड सिर्फ सैलरीज के नीचे लिख देना है कमीशन ₹400. तो 1200 प्लस 400 कितना आएगा आउटर कॉलम में? 1600. इफेक्ट वापस से चेक कर लेते हैं. सैलरी का और कमीशन दोनों का, दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस हुआ, यानी डेबिट इफेक्ट हुआ. लायबिलिटीज में लिखा, यानी क्रेडिट इफेक्ट हुआ. 1 डेबिट 1 क्रेडिट टैली. वेरी गुड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट depreciate furniture at the rate 10% per annum. अब depreciation का फर्स्ट इफेक्ट क्या है? It is less from furniture. And what is the कहां पर जाएगा फर्नीचर? फर्नीचर का घर है बैलेंस शीट असेट साइड. लेकिन असेट साइड ले जाने के पहले हम चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर कितना दिया है. यस, फर्नीचर दिया है 20,000 रुपीज. तो वो हम सबसे पहले बोलो फर्नीचर फिक्स असेट है. फिक्स असेट है, इसलिए हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के तुरंत बाद लिखेंगे फर्नीचर. फर्नीचर का अमाउंट था 20,000. वो 20,000 हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट असेट सेट इनर कॉलम में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है? माइनस. कितना परसेंट है? 10%. चलो किसी भी अमाउंट का 10% कैसे निकालते हैं? उस अमाउंट का लास्ट जीरो आप छुपा दो. आप 20,000 का लास्ट जीरो छुपाओगे तो आपका कितना अमाउंट आएगा? यस, वेरी गुड, 2,000 आएगा. तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% विल बी 2,000. सर इसमें ब्रैकेट क्यों लिया है? अकाउंट्स में जब भी आप कुछ माइनस करने वाले होते हो तो वो आप ब्रैकेट में लेते हो. तो 20,000 में से 2,000 माइनस होगा तो कितना होगा? 18,000, ताकि आपका मिस्टेक ना हो. कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लिखते हैं माइनस, करते हैं प्लस. 20,000 में 2,000 प्लस करके 22,000 लिख देंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए जिसमें माइनस होने वाला है वो फिगर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. तो ये 20,000 में से 2,000 माइनस हुआ तो आउटर कॉलम में 18,000 आया. अब इसका सेकंड इफेक्ट किधर है? रुको पहले देखते हैं ना, ये कौन सा इफेक्ट दिया है. असेट्स यानी कि डेबिट. बोलो डेबिट में माइनस हुआ, यानी ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ. अब देखते हैं सेकंड इफेक्ट डेबिट हुआ कि नहीं. अरे वाह, सेकंड इफेक्ट किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. यस, असेट का वैल्यू कम होना हमारा लॉस है. सारे लॉसेस को हम कहां पर लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. तो वहां हम क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. और कितना अमाउंट है? 2,000. और एक बात का खास ध्यान रखो, जब भी आप किसी भी चीज को आप एंट्री करते वक्त 2 लाइन का अगर आपको जरूरत पड़ा, देखो मुझे भी यहां पर 2 लाइन का जरूरत पड़ा, फर्नीचर फर्स्ट लाइन में नहीं आता, तो मैं उसका अमाउंट फर्स्ट लाइन के सामने नहीं लिखूंगा, सेकंड लाइन के सामने लिखूंगा. आप सोचो अगर आप डेप्रिसिएशन ऑन के सामने 2,000 लिखते तो फर्नीचर क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इसीलिए जहां पर आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है उसके सामने आप अमाउंट लिखोगे. तो हियर इट इज 2,000. ये कौन सा इफेक्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है, यानी ये डेबिट इफेक्ट है. पहले हमने क्या किया था? असेट में माइनस किया था, यानी डेबिट में माइनस हुआ. बोलो डेबिट में माइनस हुआ तो क्रेडिट इफेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा यानी डेबिट इफेक्ट. 1 क्रेडिट 1 डेबिट टैली. वेरी गुड. नाउ देखो यहां पर फर्नीचर भी कट हो गया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फर्दर बेड डेट्स. फर्दर बेड डेट्स यानी डेटर्स में से उतना अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स. और डेटर्स का घर किधर है? बैलेंस शीट असेट साइड. Before we move on to the balance sheet,
पहले देखते हैं डेटर्स का एक्चुअल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है। यस 25,000 दिया है। इसको हम बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे, असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल के जस्ट ऊपर। बोलो ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट दिया था, वेरी गुड 25,000। अब इसमें हम लोग फर्दर बैड डेट्स क्या करने वाले हैं, माइनस जो दिया है हमको 1,200। बोलो 25,000 में से 1,200 माइनस होगा। देखो कोई भी चीज माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिखा ताकि आपसे गलती से वो प्लस ना हो जाए। बोलो 25,000 माइनस 1,200 तो आएगा 23,800। ये रहा आपका पहला इफेक्ट। असेट में माइनस किया यानी कि डेबिट में माइनस किया। बोलो बोलो डेबिट में माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट। अब दूसरा हमको कौन सा इफेक्ट देना है, डेबिट इफेक्ट। बैड डेट्स अपना लॉस है, सारे लॉसेस को हम कहां लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और ये लॉस क्या होगा, ऑलरेडी जो बैड डेट्स हुआ था उसमें और भी बैड डेट्स हो गया, तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, एड इन फर्दर बैड डेट्स। चलो फर्दर बैड डेट्स के लिए पहले बैड डेट्स का अमाउंट लेना पड़ेगा। बोलो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, 500 है। ऑलरेडी हमने लिख के रखा है टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं ये चारों क्यों लिखा है। बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स हमने ऑलरेडी देख लिया, जो हमको एक्चुअली नुकसान हो गया वो हमारा पैसा ऑलरेडी डूब गया। बट व्हाट इज आरडीडी, आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी कि हम कोई भी बिजनेस हो उसमें जनरली हम एक्सपेक्ट करते ही है कि इतना तो हमारा नुकसान होने वाला ही है, जो भी हम लोग को कस्टमर्स के पास से पैसा मिलने वाला है उसमें इतना सर्टेन अमाउंट तो डूबना ही अपना। उसके लिए हम लोग पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं, दैट प्रोविजन इज कॉल्ड एज आरडीडी। अगर साल के दौरान हमने ऐसा कोई प्रोविजन बनाया था तो वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा। प्रोविजन या रिजर्व आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस देता है, इसीलिए वो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में दिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में आएगा। दैट पर्टिकुलर जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है आरडीडी, दैट आरडीडी इज कॉल्ड एज ओल्ड आरडीडी। और साल के एंड में जो हम ऐसा प्रोविजन बनाते उसको कहते हैं न्यू आरडीडी। साल के एंड में जो हम प्रोविजन बना रहे हैं यानी कि न्यू आरडीडी जो है वो साल के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक का है। तो एक बार न्यू आरडीडी आ गया तो ओल्ड आरडीडी को वाइप ऑफ कर देने का, भूल जाने का। इसीलिए बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड करने के बाद अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी दिया है तो न्यू आरडीडी हमेशा इसमें ऐड होगा, और ओल्ड आरडीडी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो वो ओल्ड आरडीडी लेस होगा, क्योंकि न्यू आरडीडी आ गया तो ओल्ड आरडीडी को भूल जाने का। इसीलिए बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी ऐड होगा और ओल्ड आरडीडी लेस होगा। टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दोनों एडजस्टमेंट से आया है, बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों ट्रायल बैलेंस से आया है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस से बैड डेट्स का 500 रुपीज हमने यहां पर लिखा। फिर फर्दर बैड डेट्स कितना था, ये रहा 1,200। तो हम लोग फर्दर बैड डेट्स में ऐड करेंगे 1,200। अब ये क्वेश्चन में न्यू आरडीडी तो दिया नहीं है इसलिए यहाँ पर डैश आएगा। तो बोलो 500 प्लस 1,200 कितना आएगा, 1,700। चलो चेक करते हैं ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में दिया है क्या, किधर दिया होगा, क्रेडिट बैलेंसेस में। तो क्रेडिट बैलेंसेस में तो कोई भी ओल्ड आरडीडी करके दिया नहीं है, इसलिए ओल्ड आरडीडी के सामने भी डैश आएगा। तो आउटर कॉलम में भी अमाउंट आएगा 1,700। अरे वाह 1,700 3 बार आ गया, कंफ्यूज होना नहीं है। दिस इज हाउ यू विल गिव द इफेक्ट्स ऑफ फर्दर बैड डेट्स। अब पहला इफेक्ट हमने क्या दिया था, सन्ड्री डेटर्स में माइनस किया था, यानी असेट में माइनस किया था, यानी कि डेबिट में माइनस किया था। बोलो डेबिट में माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और यहां पर फर्दर बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस किया है, डेबिट में प्लस किया तो डेबिट इफेक्ट। 1 क्रेडिट 1 डेबिट टैली। नेक्स्ट वन, अरे वाह ट्रायल बैलेंस में से तो सब कुछ हो गया है, सबको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन रुकना नहीं है, अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है जिसका ट्रायल बैलेंस में किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, which is goods of rupees 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 2,000। अब 5,000 का गुड्स जो लॉस हो गया है बाय फायर, गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेडिंग अकाउंट।
उसके क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसमें भी हमको 2 लाइन का जरूरत पड़ा, तो जो 5000 अमाउंट है वो बाय फायर यानी सेकेंड लाइन के सामने आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट किधर है, यस, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलने वाला है तो बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगेन इसमें 2 लाइन लिया है तो रिसीवेबल के सामने उसी लाइन में ₹2000 आएगा। अब 5000 का लॉस हो गया गुड्स का, 2000 अमाउंट मिलने वाला है, यानी एक्चुअल लॉस हमारा कितने का हो गया, 3000 का। वो हम लोग किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और वो कैसे लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर अमाउंट विल बी ₹3000। वाह, सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का पोस्टिंग भी हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स को हमने सॉल्व भी कर लिया। तो देखते हैं कि हमारा ये सम टैली होता है कि नहीं होता है। लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों साइड का टोटल हम पहले करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,05,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 62,400। जब भी हम लोग कोई भी लेजर अकाउंट बैलेंसिंग करते हैं तो जो अमाउंट ग्रेटर है, बोलो यहाँ पर ग्रेटर कौन सा अमाउंट है, ज्यादा कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है इसलिए वही अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर डेबिट साइड के अमाउंट का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 38,100। 1,05,000 में से 62,400 माइनस करोगे तो 38,100 बैलेंस आएगा। ये बैलेंस होगा, बोलो क्रेडिट साइड ज्यादा यानी कि इनकम ज्यादा होने की वजह से डेबिट में बैलेंस आया। तो डेबिट में बैलेंस, किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस इज योर ऑलवेज प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 38,100। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्रेडिट डाउन से ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा, 38,100। फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 38,100, डेबिट साइड का टोटल है 32,100, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वही अमाउंट हम लोग डेबिट साइड के टोटल में लिखेंगे। फिर टोटल अमाउंट यानी 38,100 में से डेबिट साइड का टोटल अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 6,000 रुपीज। ये क्या हो गया, तो ये 6,000 रुपीज बैलेंस हो गया। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और फाइनल प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर्स का हक होता है। तो वो एडजस्टमेंट नंबर 6 में जो दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:1 यानी कि 2/3 एंड 1/3, उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि श्रेयस को मिलेगा 2/3 पार्ट एंड मृणाल को मिलेगा 1/3 पार्ट। अभी अगर आप 6,000 को 2/3 और 1/3 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे यानी कि पहले डिवाइड बाय 3 कर दो, बोलो 6,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, वेरी गुड 2,000 आएगा। अब 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4,000, यानी 6,000 में से 4,000 श्रेयस का प्रॉफिट का पार्ट हो गया और 2,000 इंटू 1 यानी कि 2,000, वो 2,000 हो गया मृणाल का पार्ट। यानी 6,000 के प्रॉफिट में से 4,000 श्रेयस को डिस्ट्रीब्यूट होगा और 2,000 मृणाल को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इधर से अमाउंट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां पर डेबिट साइड था तो इसमें क्रेडिट साइड आएगा। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, श्रेयस का देखो 4,000 श्रेयस को मिल गया, मृणाल का 2,000 मृणाल को मिल गया। और हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पार्टनर्स को जो मिलने वाला है अमाउंट रिसीवेबल से वो सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आता है। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था वो भी उनको मिलने वाला है और ये जो प्रॉफिट का अमाउंट आया ये भी उनको मिलने वाला है। तो टोटल श्रेयस का टोटल हो गया 39,000, मृणाल का टोटल हो गया 22,000। अब डेबिट में तो कोई अमाउंट है ही नहीं यानी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, वही अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में भी लिखेंगे और वही अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि इसको हम लोग लेके जाने वाले हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल्स करके, जिसमें श्रेयस का कैपिटल है 39,000, मृणाल का कैपिटल है 22,000। तो बोलो 39,000 प्लस 22,000 टोटल कितना आएगा, यस वेरी गुड 61,000।
अब हमको मेन काम है लायबिलिटीज का टोटल अगर हम लोग करेंगे 61,000 प्लस 6,500 प्लस 48,900 प्लस 1,600 प्लस 3,000 प्लस 1,600 तो आपका टोटल आएगा 1,22,600। अब हमको ये देखना है कि असेट में भी वो टोटल आ रहा है क्या। तो अगर आप मैन्युअली 17,300 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 23,800 प्लस 8,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 3,000 और प्लस 30,000 करोगे तो आपको मिलेगा 1,22,600। अरे वाह, लायबिलिटीज का टोटल और असेट का टोटल क्या आया, सेम आया। जब भी ये दोनों अमाउंट सेम आएगा यानी कि आपका बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया। सो वी आर सक्सेसफुल इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन है उसका बैलेंस शीट टैली हो गया है। सो इतना अच्छे से मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये मैंने कोशिश की है यहां पर भी, ये वीडियो में भी चीजों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखने के लिए। इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएंगे वो मुझे पता है। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट सारे एडजस्टमेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स इस क्वेश्चन में दिए हैं उनको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोशिश की है। जैसे मेरे फर्स्ट वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है उसी तरह से मेरे ये और आने वाले सारे एजुकेशनल वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड to be a part of our institution, that is Pupils Academy. Thank you so much to be in touch with me